हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और ये मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला। जी हाँ, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा टॉपिक, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट 1 तो हमने पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है, तो पहले तो हम उसकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है उसको कर लेते हैं। तो चलिए, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ हम समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स का जो 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, जिसके स्ट्रक्चर आप अभी देख रहे थे, उसमें डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, उसमें जो ब्लड है उसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे सर्कुलेशन होता है, किस चैम्बर से किस चैम्बर में जाता है, और फिर वहाँ से लंग्स में कैसे जाता है, कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो वो किस चैम्बर से बॉडी में जाता है, वो कहाँ से घूमता हुआ हार्ट के अंदर पहुँचता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे जो हार्ट है उसके अंदर चैम्बर्स हैं, जिनमें से ये वाला चैम्बर राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है दूसरे वाला राइट है और ये लेफ्ट है, जबकि आप ऐसे सोचें कि किसी सामने किसी दूसरे आदमी का हाथ है, ये सॉरी हार्ट है, और इसको आप देख रहे हैं जिसमें आपको इधर की तरफ राइट ही दिखेगा, उधर की तरफ लेफ्ट दिखेगा। नीचे वाले चैम्बर्स को कहते हैं राइट वेंट्रिकल और उधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, और इन दोनों चैम्बर्स के बीच में जो ये दीवार जो दिख रही है आपको, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में आप देख रहे होंगे बीच में कुछ पोरस पोरस टाइप का है ऐसा। तो यहाँ क्या है, कुछ वॉल्स लगी होती हैं, इनको कहते हैं एवी वॉल्स, है ना, एवी वॉल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे एक डक्ट दिख रही है, वेसल दिख रही है, ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं अओर्टा। ये मेन अओर्टा है जो किधर जा रही है, टू बॉडी, ये बॉडी में ब्लड लेके जाएगी। फिर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ से एक और ब्लू कलर की निकली हुई है राइट वेंट्रिकल से, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, लंग्स को जा रही है। दीज आर लंग्स, और लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोन। तो हम इस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ऊपर आप देख रहे होंगे एक वेसल लेफ्ट एट्रियम में आई है, जो कि कहाँ से आई है, लंग्स से आई है होती हुई, यानी इसका जो पाथ है वो ये है। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी, क्योंकि कहाँ से आई है, लंग्स से आई है, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर से जो आ रही है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम कहें आपको कि जो वेना केवा है, जो वेन्स हैं, बड़ी लार्ज वेन्स होती हैं, ये लार्ज वेन्स बॉडी से, ये ब्रेन से और फोर लिम्ब से, ऊपर वाली और नीचे वाली बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, कैसा बच्चों, उसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड
यानी उसमें ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो लेकर के कहाँ पर आती हैं, राइट एट्रियम में आती हैं। ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा भी वैसा ही करती है, ब्रेन से और फोरलिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ आती है, राइट एट्रियम में पहुंचती है। तो हमारे राइट एट्रियम के अंदर किस तरह का ब्लड है बच्चों, इस टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में क्यों जाता है। तो हमें जानना है कि भाई लंग्स में क्यों जाता है ब्लड। तो आपको पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन में जब ब्लड जो है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में पहुंचता है तो वहाँ एल्वेलाई पर आकर के उसमें ऑक्सीजन जो है बाहर से जो आती है डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाती है, जिसके बाद जो ब्लड है आपका वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाता है, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, ठीक है बच्चों। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, लंग्स के पास लेकर जाती है। जबकि जो आपकी ये ऊपर से पल्मोनरी वेन जो दिख रही है आपको, पल्मोनरी वेन यहाँ से कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। भाई लंग्स में से आने के बाद ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में हमारा कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपनी इधर की वॉल्व से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो मेन ओल्टा होती है ये इसको कहाँ ले जाती है, बॉडी में। तो पहले तो हमें पाथ जानना होता है बच्चों कि इस पाथवे से, किस पाथ से जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है और कैसे कैसे कहाँ पहुँचता है। अगर आपसे पूछा डबल सर्कुलेशन समझाइए तो आप ये लिखेंगे कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों में आपस में कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स के पास और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि लंग्स में आपको पता है रेस्पिरेशन में बताया था कि वहाँ ऑक्सीजन ले लेता है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में पहुँच जाता है। तो अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी कि आपको ध्यान रखना होगा हमेशा जो एट्रियम्स हैं उनके साथ वेन्स ही जुड़ती हैं। जो सुपीरियर वेना केवा है जो आपको दिख रहा है ये लार्ज वेन है, सारी बॉडी की छोटी छोटी वेन्स वेन्यूल्स मिल के वेन्स बनती हैं, फिर वेना केवा बनती है, ये भी वेन ही है। और नीचे जो अओर्टा है ये भी आर्टरी है। तो आप देख सकते हैं कि भाई वेंट्रिकल से हमारी आर्टरीज निकलती हैं और जो हमारे एट्रियम्स होते हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं वेन्स। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी की सभी आर्टरीज जो होती हैं, क्योंकि भाई अओर्टा है, देखो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है तो बॉडी में कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो आपसे यहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन कि भाई ये बताइए कि बॉडी की सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो फिर कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो आपको बताना होगा कि भाई जो पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से जा रही है लंग्स की तरफ, उसमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये थोड़ा सा पाथवे है जो कि आपको डबल सर्कुलेशन में ध्यान रखना है। अब ये काम कैसे करता है, हार्ट किस तरह पंप करता है, तो एक बार ये भी समझ लेते हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ राइट एट्रियम में यहाँ कॉर्नर पर यहाँ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि अपने आप से ही रिदम बना के इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन भेजती रहती है हार्ट की दीवारों को। उसको बोलते हैं SA नोड, है ना। दैट इज ए नोडल मस्कुलेचर स्ट्रक्चर। एक मसल होती है जो कि सेल्फ एक्साइटेटरी होती है, एक्साइटेशन होता रहता है, उससे बार बार कॉन्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन एट्रियम की दीवारों में और वेंट्रिकल की दीवारों में पहुंचती रहती है, ठीक है। तो पहले एट्रियम में इंफॉर्मेशन आती है, तो ये ऐसे नोड जो है पूरा 1 मिनट में 72 टाइम्स 1 मिनट में 72 टाइम्स ये कॉन्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन भेजता है, ऐसे नोड। और यहाँ कहीं एक और नोड होती है, उसको बोलते हैं AV नोड। AV नोड को सूचना आती है और फिर AV नोड उस सूचना को नीचे वेंट्रिकल में भेजती है।
तो पहले एट्रियम दबते हैं, एट्रियम में दबने की सूचना आती है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये जो वॉल्व्स होती हैं यहाँ पर जो खुली होती हैं, यहाँ से ब्लड जो है नीचे आ जाता है। फिर वही इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्शन की वेंट्रिकल में आती है, फिर वेंट्रिकल दबते हैं। तो जब वेंट्रिकल दबते हैं तो ये जो वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं बंद हो जाती हैं दोनों, ताकि ब्लड वापस से पीछे एट्रियम में ना चला जाए और आगे ही जाए, वेंट्रिकल से आगे अओर्टा या आर्टरीज में चला जाए। फिर आपके जब वेंट्रिकल्स दबते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह समझने के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ वॉल्स होती हैं, उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। चांद के आधे चांद के समान की वॉल्स होती हैं जो कि ब्लड को केवल आगे ही जाने देती हैं। जिस समय आपके वेंट्रिकल दबते हैं तो वेंट्रिकल के दबने के साथ साथ ही वो वॉल्व खुल जाती हैं, वो ब्लड आपका आगे मूव कर जाता है, ठीक है बच्चों, और वापस नहीं आता है। फिर वेंट्रिकल फैलते हैं, वेंट्रिकल के फैलने के से क्या होता है कि ये जो वॉल्व बंद हुई होती हैं, जब वेंट्रिकल दबे थे तो ये बंद हो जाती हैं और ये खुल जाती हैं। और जब वेंट्रिकल दोबारा से फैलते हैं तो क्या होता है कि ये वॉल्व्स, जो ऊपर वाली वॉल्व्स, जो एवी वॉल्व्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये एवी वॉल्व्स क्या कर जाएंगी, खुल जाएंगी, और जो ऊपर ब्लड होगा वो दोबारा से नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले एट्रियम दबते हैं, फिर ब्लड नीचे आता है, फिर वेंट्रिकल दबते हैं, ब्लड से वॉल्व बंद हो जाती हैं प्रेशर से, और जो प्रेशर जनरेट होता है उससे ब्लड आगे जाता है। आगे कुछ वॉल्व्स होती हैं, उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, और सेमी ल्यूनर वॉल्व जब खुल जाती हैं और ब्लड हमारा आगे ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है। तो ये थोड़ा सवाल ध्यान रखना कि जो वेंट्रिकल की दीवारें होती हैं वो थोड़ा मोटी होती हैं, इस वेंट्रिकल की ज़्यादा मोटी होती है क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी में ब्लड को जाना होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ आ गया होगा डबल सर्कुलेशन। तो चलिए हम अपनी वीडियो को अब आगे देखते हैं, एक बार समझते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने एट्रियम से, कौन से एट्रियम से ब्लड किस वेंट्रिकल में जाता है और किस वेंट्रिकल से फिर फर्दर किस आर्टरी से होता है, बॉडी को पहुंचता है या फिर लंग्स को जाता है। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मैंने कराई है, इसको आप समझ ही गए होंगे। अभी हम देखते हैं 1 to 1 चल के कि क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। पहला हमारा पॉइंट है कि आप देखिए, ये अभी आपने देखा कि भाई ये लंग्स हैं और ये हार्ट है। तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर से मार्क्ड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू कलर से मार्क्ड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जैसा कि आपको बताया कि भाई जो वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, उस राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स को लेकर जाती है ब्लड को, है ना, जो जिसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स के पास जाकर वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद एक पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से आती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ पहुंचती है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एक बड़ी अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और आपको पता है कि पूरी बॉडी से घूम करके ब्लड वापस से, जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो घूम करके वापस से वो वेना केवा के थ्रू, एक सुपीरियर वेना केवा, दूसरी इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में खुल जाता है। तो हम अलग अलग करके दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, एक तो जो सिस्टम में जाता है उसको, और एक जो लंग्स में आता है उसको भी। तो हमारा पहला टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि केवल हम उस हिस्से को पढ़ेंगे जो हिस्सा लंग्स की साइड जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पल्मोनरी में, इट इज अ मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग एंड बैक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी एंटर द राइट ऑरिकल, passes into right ventricle, which pump it into pulmonary arc, and with the help of two separate pulmonary arteries, the blood passes into the lungs. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ब्लड बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद राइट एट्रियम में पहुँचता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, वो ब्लड जब एट्रियम से ऊपर से नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे भेज देता है, कहाँ, लंग्स में। अब लंग्स तो हमारे दो होते हैं, तो इसलिए जो नीचे से आर्टरी निकलती है, मतलब राइट वेंट्रिकल से जो जाती है वो एक बड़ी आर्टरी निकलती है, वो एक आर्क की फॉर्म ले लेती है ना, ऐसी शेप लेती है आर्क की, और फिर उस आर्क की फॉर्म से जो निकलती हैं दो आर्टरी निकलती हैं, वो अलग अलग दोनों लंग्स को जाती हैं। तो अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि भाई पल्मोनरी सर्कुलेशन बताइए, तो आप केवल इतना ही बताएंगे। पल्मोनरी में आप राइट साइड के हार्ट को डिस्कस करेंगे
कि राइट एट्रियम कहाँ से रिसीव करता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर आगे कहाँ जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। जो ब्लू वाला है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आप वो पढ़ोगे जो कि आपकी बॉडी को जाता है, यानी कि हम ऑक्सीजनेटेड वाले का पाथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि भाई वहाँ जो है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, पहले तो वो लंग्स से आएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन उसको लेकर आती है कहाँ पर, राइट में, और राइट से फिर वो राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल जाता है। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो आपको पता है कि जो इनके बीच में वॉल्व होती हैं, वो वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जिससे ब्लड जो है वो वापस से एट्रियम में तो नहीं जाएगा और आगे जो ऑर्टा होती है, जो आर्टरी जुड़ी होती है नीचे वेंट्रिकल के साथ, उनमें चला जाता है। तो इधर लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट जो एट्रियम है उसके नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा आगे एक ऑर्टा में भेज दिया जाएगा। फाइनली ऑर्टा जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होकर छोटी छोटी बढ़ जाती है और आगे जाके बॉडी में उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड वाले को पहुंचा रही होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या लिखा है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन इट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट ऑरिकल pass into left ventricle and the left ventricle pumps it into aorta for supply to different body parts including walls of the heart with the help of arteries। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट भी एक टिश्यू है और उसकी सेल भी रेस्पिरेशन करती हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो ऑक्सीजन जो हार्ट को पहुंचाई जाती है ब्लड के थ्रू, वो ब्लड जो हार्ट को जाता है खुद को, यानी हार्ट की जो दीवारें हैं उनको खुद को पहुंचाया जाता है, वो एक स्पेशल आर्टरी होती है, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो मेन अओर्टा से ही निकलती है, जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। अब जो आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक होता है, तो मेन हार्ट अटैक का रीजन यही होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना होता है। जब कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उनमें जो है थिकनेस हो जाती है अंदर की साइड, ल्यूमेन का जो उनकी कैविटी है वो कमजोर हो जाती है और आगे ब्लड की सप्लाई कई बार रुक जाती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं पाथवे जो आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाता है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप जो है वो स्कीमेटिक पाथवे बताइए जिसमें कि डबल सर्कुलेशन समझाया गया हो। तो आपको केवल इतना लिखना होता है कि ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द बाय द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, देन लंग्स टू बाय पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहां से वो सिस्टेमिक अओर्टा से बॉडी में जाएगा और बॉडी से वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में दोबारा आता है। तो इतना तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, देख सकते हैं, और दूसरी साइड का जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ऐसा भी आप बना सकते हैं, अगर आपसे एक पाथवे पूछा तो आप इतना ही बनाइएगा। ठीक है, डायग्रामेटिक पूछा तो आप जैसा मैंने आपको समझाया वैसा बता देना, दोनों ही तरह से ठीक है। यहाँ लिखा है कि द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो हमारा हार्ट जो होता है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो होता है वो अलग से चलता है और डीऑक्सीजनेटेड अलग से चलता है, दोनों की मिक्सिंग नहीं होती। जबकि आप देखेंगे कि जो अभी हम आगे बताएंगे कि भाई जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है ब्लड। ठीक है, और फिश का जो हार्ट होता है उसमें केवल एक ही तरह का ब्लड होता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड, वहां सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। और हमारे यहाँ डबल, यानी कि उसमें ऑक्सीजनेटेड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड भी आता है। तो सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, यानी कि हम, एंड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स एंड विच आर कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी जो हम जो होते हैं, हमारे अंदर हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। आपको पता ही है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर चाहे हम -40 डिग्री पर खड़े हों और चाहे हम 50 डिग्री पर खड़े हों, बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है हमेशा ही। तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम वार्म ब्लडेड जो होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। अब अगर आप हम कहें कि भाई दोनों ओरिकल का ब्लड नीचे एक वेंट्रिकल में आकर के मिक्स हो जाए, तो फिर वहाँ क्या होगा, बॉडी में जो है ऐसा ब्लड जाएगा जिसमें दोनों ही तरह का ब्लड होगा, मिक्स होगा, यानी ऑक्सीजन की कंटेंट भी कम हो जाएगी। तो एनर्जी की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी ऐसे केस में ना, जैसे रेप्टाइल्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
Double circulation is an improvement over single circulation as the heart pump both the type of blood, oxygenated and deoxygenated, forcefully through the body. तो यहाँ हार्ट जो है वो दोनों तरह का ब्लड आगे सप्लाई करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों, जिस समय आपके वेंट्रिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखो वेंट्रिकल से नीचे क्या जुड़ी होती है, आर्टरी जुड़ी होती है। राइट वेंट्रिकल के साथ पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ अओर्टा, फिर वो अओर्टा आगे बॉडी में जाके डिवाइड होके बहुत सारी आर्टरीज में बढ़ जाती है। तो जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बहुत प्रेशर से ब्लड जो है वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है, आगे की तरफ आर्टरीज में जाता है। तो आगे जब आर्टरी में प्रेशर से ब्लड जाता है तो उस समय जो आर्टरी में प्रेशर होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के समय, उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, यानी सिस्टोलिक। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो आगे आर्टरीज में जो ब्लड जाता है उसमें उसका जो प्रेशर होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जिस समय वेंट्रिकल आपके फैल रहे होते हैं, है ना, जैसे कि आपने समझा है कि जब वेंट्रिकल फैलते हैं तो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, तो उस समय आर्टरीज में प्रेशर भी लो हो जाता है। तो उस समय का प्रेशर जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी रिलैक्स जब हो रहे होते हैं तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो यहाँ दो तरह का प्रेशर होता है, एक बार जब वेंट्रिकल दबते हैं तब आपकी आर्टरीज का जो प्रेशर होता है वो, और एक बार जब वेंट्रिकल फैलते हैं तो उस समय का जो प्रेशर होता है वो, यानी सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारे अंदर होता है 120 mmHg, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर हमारे अंदर होता है 80 mmHg। देखते हैं क्या लिखा है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole, यानी वेंट्रिकल जब दबते हैं contraction is called systolic pressure, and pressure in artery during ventricular diastole relaxation के समय is called diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg and diastolic is 80 mm Hg, यानी 120 और 80। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्नोमैनोमीटर। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं। एंड हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स। जो आर्टरी आगे जाके छोटी होकर आर्टेरियोल बन जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो उनके कंस्ट्रिक्शन के कारण ऐसा होता है। एंड विच रिजल्ट इन द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आर्टरी रप्चर कर जाए, ठीक है बच्चों। तो ब्लड प्रेशर के बारे में आपको इतना याद रखना है कि भाई वो सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। सिस्टोलिक कब होता है, जब वेंट्रिकल दबते हैं। डायस्टोलिक कब होता है, जब वेंट्रिकल फैल रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी बुक में जरा सा बताया है कि भाई फिश के अंदर कैसा होता है, रेप्टाइल के अंदर कैसा होता है, तो हम भी यहाँ जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फिश होती हैं बच्चों, उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है और एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन होता है और हमारे अंदर भी डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। फिशेस के अंदर आप देख सकते हैं हुआ क्या है, जो आप फिश का हार्ट होता है उसमें केवल एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक एट्रियम होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। तो उसमें क्या होता है, बस ऊपर से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में और वहां से वेंट्रिकल जाता है, वेंट्रिकल से आगे वो वेन्स के थ्रू निकल जाता है, ठीक है बस। तो जाता है कहाँ है, फिर आगे गिल्स में जाता है और गिल्स में कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ क्या होता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा घूमकर हार्ट में नहीं आता है। गिल्स से वापस से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के हार्ट में नहीं आएगा, डायरेक्टली बॉडी में जाएगा। जबकि हमारा लंग्स से फिर से हार्ट में आता है और हार्ट उसको आगे भेजता है, ठीक है ना बात। तो ये ध्यान रखना कि फिश में जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, जिसमें कि जो ब्लड होता है वो हार्ट को एक बार पहुंचता है और पहुंचने के बाद फिर वो गिल्स में जाता है और गिल्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वो बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है बच्चों, ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस का। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो एट्रियम है जबकि वेंट्रिकल एक ही है। तो यहाँ क्या होगा, एट्रियम में से ऊपर से ब्लड आएगा, है ना, राइट वाले से वही डीऑक्सीजनेटेड आएगा और लेफ्ट से वही ऑक्सीजनेटेड आएगा, जबकि नीचे आकर वेंट्रिकल में वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ ब्लड जो है वो मिक्स ब्लड बॉडी में जाता है, ठीक है। जबकि हमारे अंदर आप देख सकते हो, हमारे में क्या होता है कि हार्ट के दोनों हिस्सों में बिल्कुल भी कोई सेपरेशन होता है, बिल्कुल सेपरेट होते हैं ना दोनों हिस्से हार्ट के। जबकि हमारे अंदर आप देख सकते हो कि हार्ट के दोनों हिस्से सेपरेट होते हैं
और उन दोनों हिस्सों में कहीं भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है, ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेंट्रिकल 1 है, सिंगल है, तो क्या होगा, ब्लड मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद उसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा भी कम हो जाएगी और बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा कम ही पहुँचेगी। तो इतना सा जरा सा आपके एनसीईआरटी ने बस एक लाइन में बताया है, तो आप भी इतना ही जाने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बॉडी बुक में दिया है कि द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल कितने टाइप की होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से ले जाती है, कहाँ छोड़ती है, ये आपको जानना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आर्टरी है और ये आर्टरी जो है फाइनली बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज बनाती है। अब आप कैपिलरी को देखेंगे तो कैपिलरी जो होती है ना तो वो आर्टरी होती और ना ही कैपिलरी वेन्स होती। ठीक है, कैपिलरी एक ऐसी चीज होती है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें से ऑक्सीजन चली जाती है टिश्यू में और टिश्यू से जो है वो CO2 आ जाती है कैपिलरीज में। फिर कैपिलरीज में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद आप देख सकते हैं दोबारा ये वेन्यूल्स बनाती है, फिर छोटी छोटी वेन्यूल्स मिलके एक वेन बनती है और फिर बड़ी वेन मिलके बहुत बड़ी वेन वेना केवा बन जाती है। तो यहाँ सर्कुलेशन होता रहता है, यानी कि एक पाइप है और आगे जाके छोटे छोटे में बटेगा, फिर फाइनली वही पाइप दोबारा से छोटे छोटे से बड़ा होगा और वापस से घूम करके हार्ट में आएगा। तो इसलिए इसको सर्कुलेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। आर्टरीज का फंक्शन है सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से आगे ले जाना। एक्सेप्शन है, आपको पता है कौन सा एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जबकि सारी आर्टरी जो होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स में आप देख सकते हैं कि सेंड ब्लड टू हार्ट, इनका काम होता है हार्ट को भेजती है। ठीक है, और कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद टिश्यू। तो जहां जाकर ये बिल्कुल बारीक हो जाती हैं, सिंगल लेयर हो जाती हैं, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, जबकि आर्टरीज और वेन जो है वो एक्सचेंज का मटेरियल का नहीं करती हैं। प्रेशर की बात करते हैं आर्टरीज में, आपको पता है क्योंकि आर्टरीज भाई नीचे वेंट्रिकल से जुड़ी हैं तो वेंट्रिकल में प्रेशर भी ज़्यादा होता है, दबते हैं जब वेंट्रिकल, तो आर्टरीज में प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जबकि वेन्स में प्रेशर लो होगा और कैपिलरीज में लो होता है। डायमीटर आर्टरीज का नैरो होता है, जबकि वेन्स का डायमीटर वाइड होता है और कैपिलरीज का बहुत नैरो होता है। ध्यान रखना, 1 सेल वाइड यानी सिंगल सेल थिक होती है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा सवाल। नेक्स्ट है वॉल थिकनेस, तो ये थिक होती हैं, ये थिन होती हैं और ये सिंगल सेल थिक होती हैं। वॉल लेयर्स, इनकी 3 वॉल लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एडवांसिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ये आपके कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में देख लेना, याद करना हो तो आप कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, तीनों यही होती हैं, ट्यूनिका एडवांसिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, और यहाँ केवल ट्यूनिका इंटीमा होती है, बाहर वाले लेयर्स नहीं होती क्योंकि ये सिंगल लेयर थिक ही होती है। मसल्स इसमें बहुत सारी होती हैं आर्टरीज में और इसमें कम होती हैं, इनमें कोई मसल्स नहीं होती, मसल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता रहता है। वॉल्व, इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं होती, जबकि आप वेन्स के अंदर देखेंगे वॉल्व होती हैं, क्योंकि जब ब्लड आपका बॉडी से नीचे से ऊपर आ रहा होता है, एक तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने की वजह से ऊपर चढ़ता हुआ ब्लड वापस चला जाएगा। अगर नीचे प्रेशर कम होगा तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉल्व मिलती हैं ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो सकता हो। ऐसा वेंट्रिकल्स ऐसा वेन्स में देखने को मिलता है, जबकि कैपिलरीज में कोई किसी तरह की वॉल्व नहीं होती है। तो थोड़ा सा आपको ये पूछ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस बताइए, आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, कैपिलरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बताएंगे यहाँ से। ठीक है, लास्ट पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ही एक और सिस्टम चलता रहता है, जब जिसका काम ये होता है कि जब आपके ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा हो जाए या फिर आपके ब्लड का जो प्लाज्मा है वो कैपिलरी से बाहर निकल जाए, बाहर भी तो निकलेगा ना, ठीक है, तो जब बाहर निकल जाता है तो वो टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, फिर टिश्यू में आ जाएगा, तो टिश्यू से फिर वो उठा लिया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा और लिम्फेटिक सिस्टम उसको ले जा करके वापस से डाल देता है ब्लड में ही। यानी ये क्या करता है, ब्लड का जो एक सेम इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। मेन काम तो इसका यही है, दूसरे और भी इसके काम है जो कि इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या है। एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ये आपको बता दिया गया है कि ये ब्लड से ही बाहर जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, यही समझो कि ब्लड का प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, वही टिश्यू फ्लूइड बनता है, वही लिम्फ है। वो जब लिम्फेटिक वेसल उसको उठा लेती है तो वो लिम्फ बन जाता है। And through the pores present in the wall of the capillaries,
कैपिलरी की दीवारों में जो पोर होते हैं उनसे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो उसमें से कुछ चीजें निकलकर बाहर आ जाती हैं। एंड इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। तो आपको पता है क्योंकि आरबीसी तो बाहर निकल कर नहीं आएंगी, है ना, वो लार्ज साइज की होती है, तो इसलिए केवल इसमें कोई कलर नहीं होता है। और प्रोटीनें भी बड़ी प्रोटीनें नहीं निकलती हैं, छोटी छोटी प्रोटीनें निकलती हैं, वही मतलब बाहर निकल के आती हैं। प्लाज्मा में जो होती हैं छोटी छोटी प्रोटीनें वही लिम्फ में मिल जाती हैं। एंड लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ जो है वो ये लिम्फ वेसल इसको उठा लेंगी यहाँ से टिश्यू फ्लूइड से और ले जा करके इसको ले जाके डाल देंगी ब्लड वेसल्स में, वो भी कौन सी, लार्जर वेन्स में डाल देंगी। ठीक है, यानी कि दोबारा से ब्लड में धीरे धीरे करके ऐड कर देती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लड का एनवायरमेंट भी सेम बना रहता है। नेक्स्ट है लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये खास बात है, आपको मैंने डाइजेशन में बताई थी कि भाई जो फैट होती है वो फैट आपकी एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में नहीं जाती है डायरेक्टली, दे विल गेट एब्जॉर्ब बाय द लिम्फ, और लिम्फ उसको बाद में ले जाके ड्रेन करता है ब्लड में धीरे धीरे, है ना, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है फैट। तो आपका ये जो टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन का, कितना था इसमें, आप इसे ध्यान से दोबारा से पढ़िएगा और एनसीईआरटी से चैप्टर का रिवीजन करिएगा, और फिर जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।